फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे 8। इस वीडियो में हम बाकी के जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नंबर 9 है। इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट, हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The management must provide the feeling of joy. The feeling of job security, among the employees job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. Employees, according to this principle, the management must provide the feeling the job security among the employees, because with the insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. The employees cannot contribute their maximum. अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं दोबारा। According to this principle, the management must provide the feeling of the job security among the employees, because with the insecurity for the job, employees cannot contribute their मैक्सिमम। इसका मीनिंग है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना मैक्सिमम दे सकें, हमें जितना वो कर पाते हैं उतना वो हमें दे सकें। और इन द सिचुएशन ऑफ इनसिक्योरिटी वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें जो है सीधी भाषा में अगर सोचें तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एक सिक्योरिटी में रखना चाहिए, जिससे वो अपना जितना वो टाइम मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वो हमें दे सकें, अपना मैक्सिमम हमें प्रोवाइड कर सकें, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो। अगर उन्हें पता चलेगा कि जैसे हम कोई एम्प्लॉयज, उन्हें पता चलेगा कि कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, उनके ऊपर कोई नज़र ही नहीं रखी जा रही है, तो वो कम से कम काम करेंगे, जिससे हमें लॉस भी हो सकता है। तो हमें इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है नंबर 10।
ये नंबर 11 था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। अब ये आ जाता है नंबर 12। ये टोटल 14 है, ये है नंबर 12। इसका नाम है इनिशिएटिव। इसे समझते हैं हम अब। तो इट रिफर्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। refers to taking the first step with self motivation. सेल्फ मोटिवेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। ये एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर है, अपना आत्मविश्वास। ये इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को लें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा प्लान होता है वो प्लानिंग कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, मैनेजर्स करते हैं और टॉप लेवल वाले लोग करते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हेनरी फेल है वो कहना चाहते हैं कि हमें खुद का सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए, और अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है तो हमें उसे अपने मैनेजमेंट को बताना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी हमारे विचार को सुनना चाहिए। ये होता है इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जिससे कि और उसको ताकि हमें अब उसके बाद अगर हम एक मैनेजर हैं तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, और अगर हम एक एम्प्लॉय हैं तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे हम पूर्ण तरह से संतुष्ट हो पाए। जो हमारा मैनेजमेंट ने प्लान सेटअप किया है वो हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम उस पर वर्क कर पाएंगे या नहीं, और हमें अपनी सजेशन भी उसके बारे में देने चाहिए कि हमें हमारी क्या राय है उसके बारे में, जो उन्होंने प्लानिंग की है उसके बारे में। तो ये होता है इनिशिएटिव। और मैनेजर का जो सच में फर्ज होता है वो ये होता है कि जो प्लानिंग की है उसने, उससे पहले ही वो सारे एम्प्लॉयज को बिठाकर और उनसे एक बार बात करे कि उनकी क्या राय है, कि जो वो प्लान सेटअप करना चाह रहा है वो ठीक होगा, और वो अपना पूर्ण तरह से अपना जितना भी उनकी कैपेसिटी है वो दे पाएंगे या नहीं। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है नंबर 13। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। नंबर 13 है हमारा ये है नंबर 14। ये हमारा एस्पिरिट द कोर्प्स। इसका मीनिंग होता है कि इसका जो इसकी जो रियल में वो डेफिनेशन है वो ये है कि ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। दिस ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एस्पिरिट द क्रॉप्स का मतलब हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। तो ये कहता है हमारा, पहले यहाँ लिख लीजिए आप, दिस विल ब्रिंग
cooperation in organization. इसका मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन करना और एक दूसरे को कोऑपरेट करना। ये नहीं है कि जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, हमें प्रॉफिट भी हुआ है बहुत, तो हम ये नहीं है कि हम उसका सारा जो हमारा श्रेय जाता है वो ये नहीं है कि खाली एम्प्लॉयज़ को जा रहा है या वर्कर्स को जा रहा है या मैनेजर्स को जा रहा है, वो सबको मिलकर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सबने अपनी मेहनत से वो टारगेट को अचीव किया है। तो मैनेजर को सब कुछ ये नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ मैं ही हूँ, एम्प्लॉयज़ को भी कुछ समझना चाहिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा मेहनत एम्प्लॉयज़ करते हैं हमारे जो होते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी जगह ठीक है, पर वो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलकर एक टारगेट को अचीव करते हैं, तो इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं जाता, वो एम्प्लॉयज़ को भी जाता है, वर्कर्स को भी जाता है, हर एक उस व्यक्ति को जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और उस टारगेट से बिलोंग करता है। तो इसका ये हमारा लास्ट था। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि किसी एक प्रोडक्शन मैनेजर है हमारा, उसने हमें 100 यूनिट्स दिया किसी चीज़ की बनाने के लिए। तो उसने क्या किया कि इन 100 यूनिट्स को 10 ग्रुप में बांट दिया। जैसे कि उसने इसे 10 ग्रुप में बांटा और हर एक ग्रुप में 10 मेंबर रख दिए उसने, हर एक एवरी ग्रुप में 10-10 मेंबर उसने रख दिए। तो उसके बाद क्या होता है फिर, अगर हम और ये नहीं है, उसने जो इसे 10 जगह बांट लिया, ऐसे ही कर करके उसने उसे 10 जगह बांट लिया, 10 जगह उसने बांट लिया, और उन्हें 10-10 यूनिट्स का उसने टारगेट दे दिया कि हर एक उसमें 10-10 मेंबर हैं और उन्हें 10-10 यूनिट्स को ही प्रोडक्शन करना है। तो अब अगर हम देखें तो किसी अगर ग्रुप में अगर 2 व्यक्ति वहाँ पर बीमार हो जाते हैं या किसी कारण वो अपना जो है वो मैक्सिमम वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ अपना देखना है कि हमारा हो रहा है टारगेट तो ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा जो मेन टारगेट है उस पर हमें फोकस करना है, जो हमारा मेन गोल है। मेन गोल क्या है हमारा 100 यूनिट्स का, तो हमें 10 यूनिट्स के बारे में नहीं सोचना, हमें किसके बारे में सोचना है, 100 यूनिट्स के बारे में, और हम अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। ये होता है स्पीड द क्रॉप्स। वर्क विद टीम स्पिरिट इसका मतलब होता है। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो हमने सारे जो है समझा दिए। एक बार हम 14 प्रिंसिपल्स को दोबारा से लिख लेते हैं। तो हमारे 14 प्रिंसिपल्स, 14 हमारे प्रिंसिपल्स थे। हम दोबारा से एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से थे। तो जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल था वो था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला था हमारा। ये हमारा जो है सबसे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिन, नंबर 3। डिसिप्लिन आता है हमारा नंबर 3। उसके बाद हमारा नंबर 4 है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हो गए हमारे 5। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये 5 हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद था हमारा नंबर 6, वो था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये हमारा था नंबर 6। उसके बाद आता है नंबर 7, वो है रेम्युनरेशंस ऑफ पर्सन। उसके बाद आता है हमारा रेम्युनरेशंस ऑफ पर्सन्स। उसके बाद था हमारा नंबर 8, वो था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है नंबर 9, वो है हमारा नंबर 9 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशंस ऑफ पर्सन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो पहले मैंने 5 बताए, अब ये 4 बताए, 5 4 9, तो ये हो गए हमारे 9। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 10। तो जो नंबर 10 है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत ही सिंपल से हैं, एक बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट बहुत हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सन, ये हमारा नंबर 12 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर 13 इनिशिएटिव। उसके बाद है हमारा नंबर 14 एंड लास्ट
है हमारा एस्पिड द क्रॉप्स। तो ये हमारे हो गए हमारे 14 प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो ये किसने डेवलप किया था हमारा, ये किया था हमारा डेवलप F.W. टेलर ने। F.W. टेलर। और जो हमारा फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, वो किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेनरी फ्यूएल को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और ये है F.W. टेलर, तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको कल, और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।